आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरे की जो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि वो एक प्रतीक है ताकत का, जीत का और एक बहुत ही लंबे खूनी इतिहास का। जी हाँ, ये कहानी है कोह-ए-नूर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई भारत का सबसे मशहूर हीरा आखिर ब्रिटिश ताज में कर क्या रहा है, ये वहां तक पहुंचा कैसे। देखिए, ये कहानी कोई सीधी सादी राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई सल्तनतें बनी और उजड़ गई। चलिए, इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं और शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद चौंका दे। पता है, जब ये हीरा मिला था तो ये करीब 793 कैरेट का था, एक बहुत बड़ा पत्थर। और आज आज ये सिर्फ 105.6 कैरेट का है। तो इतना बड़ा हिस्सा गया कहाँ? यकीन मानिए, इस हीरे की कहानी इसके घटते वजन से कहीं ज्यादा दिलचस्प और नाटकीय है। तो चलिए इस हीरे के सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां ये सब शुरू हुआ था, भारत की जमीन से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के भारत से। उस वक्त आंध्र प्रदेश में काकतीय राजवंश का राज था और वहीं गोलकोंडा की मशहूर कोल्लूर खदान से ये हीरा निकला। कहते हैं इसे सीधा राजा के पास ले जाया गया और उन्होंने इसे अपनी कुल देवी की मूर्ति की एक आंख में जड़वा दिया। ऐसा लगता था मानो देवी खुद दुनिया को देख रही हो। लेकिन इस हीरे के साथ एक मशहूर श्राप भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये हीरा जिस भी मर्द के पास रहा, उसकी किस्मत में सिर्फ बर्बादी और मौत आई। लेकिन अगर कोई औरत इसकी मालकिन बनी तो ये उसके लिए बेहिसाब ताकत और खुशकिस्मती लेकर आया। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इतिहास इस बात का गवाह है कि ये हीरा जहां जहां गया, अपने पीछे खून और हिंसा की एक लकीर छोड़ता गया। और बस यहीं से शुरू हुआ सिंहासनों का असली खेल। कोह-ए-नूर महज एक हीरा नहीं रहा, ये जंग में जीती गई सबसे बड़ी ट्रॉफी बन गया, जो एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत के हाथों में घूमता रहा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इसका सफर काकतीय राजवंश से शुरू हुआ, जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत के लिए छीन लिया। फिर ये तुगलकों से होता हुआ 1526 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पास आया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और इसे मुगलों से छीन लिया, और वहां से ये अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य तक पहुंच गया। मतलब सदियों तक ये सिर्फ एक ही चीज का प्रतीक था, जंग में मिली सबसे बड़ी जीत। सोचिए जरा, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसके बारे में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, ये इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि उस वक्त भी इसकी क्या हैसियत थी। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की दौलत के बराबर था। अच्छा, तो इसे इसका ये मशहूर नाम कोह-ए-नूर मिला कैसे? ये किस्सा भी बड़ा मजेदार है। 1739 में जब ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो उसे पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते हैं। तो नादिर शाह ने चाल चली। उसने दोस्ती का वास्ता देकर पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा। अब जैसे ही पगड़ियां बदली गईं, हीरा जमीन पर आ गिरा। उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला, कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। और बस उसी दिन से दुनिया इसे इसी नाम से जानने लगी। चलिए अब कहानी के उस अहम मोड़ पर चलते हैं जहां ये हीरा एक बार फिर वापस भारत आया और इस बार सिख साम्राज्य की शान बना। 19वीं सदी की शुरुआत में किस्मत ने फिर करवट ली। अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा दुर्रानी अपनी जान बचाकर पंजाब पहुंचा। यहाँ शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी मदद की और इसी मदद के बदले में कोह-ए-नूर एक बार फिर भारत की जमीन पर लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह इसे शान से अपनी बाजू पर बांधते थे और ये उनके ताकतवर सिख साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के साथ ही सिख साम्राज्य का सुनहरा दौर ढलने लगा। अंदरूनी लड़ाइयों और साजिशों ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया और इसी मौके का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। एंग्लो सिख युद्धों में जीत के बाद 1849 में लाहौर की संधि हुई और इस संधि के तहत सिर्फ 10 साल के वारिस महाराजा दलीप सिंह को अपनी आंखों के सामने अपने ही साम्राज्य की सबसे बड़ी दौलत कोह-ए-नूर महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत से दूर कोह-ए-नूर का सफर अब ब्रिटेन पहुंचा और यहाँ इसका रूप रंग हमेशा के लिए बदल दिया गया। जब 1851 में हीरे को पहली बार लंदन के मशहूर क्रिस्टल पैलेस में आम जनता के लिए रखा गया, तो एक बड़ी अजीब बात हुई। लोग उसकी चमक से खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि इसमें तो कोई खास चमक ही नहीं है।
सदियों से भारतीय कारीगरों की कला से तराशा गया ये हीरा यूरोप के लोगों को फीका लगा। लोगों की इस प्रतिक्रिया के बाद महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने हीरे को यूरोपियन ब्रिलियंट कट में दोबारा तराशने का हुक्म दिया। हाँ, इस प्रक्रिया से हीरे की चमक तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। हीरे का लगभग 40% वजन खत्म हो गया और वो 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया, मानो उसकी पहचान ही बदल दी गई हो। और हाँ, वो श्राप की कहानी याद है? वो यहाँ एक बार फिर सामने आती है। हीरे को तराशने के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रानियों के ताज में ही जड़ा गया। पहले महारानी विक्टोरिया, फिर क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और फिर क्वीन एलिजाबेथ तक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये माना जाता था कि ये हीरा सिर्फ औरतों के लिए ही महफूज और लकी है। तो चलिए अब कहानी को सीधा आज के दौर में ले आते हैं, जहां इस हीरे का मालिकाना हक आज भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। आज इस एक हीरे पर हक जताने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये सभी देश इसे अपना मानते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। भारत का कहना है कि ये हमारी जमीन से निकला और एक बच्चे से जबरदस्ती छीना गया। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि क्योंकि ये लाहौर से लिया गया, जो अब पाकिस्तान में है, इसलिए इस पर उनका हक है। अफगानिस्तान इसे दुर्रानी साम्राज्य की विरासत बताता है। और इन सबके बीच ब्रिटिश सरकार का रुख एकदम साफ है। उनका कहना है कि ये उन्हें लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और अब 150 साल से ज्यादा वक्त से ये उनकी विरासत का हिस्सा है। उनके लिए ये मामला बातचीत के लायक ही नहीं है। तो आखिर में कोई नूर की कहानी सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं रह जाती। ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। औपनिवेशिक दौर में हासिल किए गए ऐसे बेशकीमती खजानों का असली हकदार कौन है? क्या उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वो आज हैं, या फिर उन्हें अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास, नैतिकता और राष्ट्रीय गौरव की उलझी हुई गलियों में कहीं खो गया है।